तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं बीएससी के लिए फिजिक्स। ये हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 8 मैकेनिक्स के। एक हमने यूनिट स्टार्ट किया था मैकेनिक्स का, जिसका नाम था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आई थिंक ये आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने ये समझ लिया कि हम लोग यहाँ पे बीएससी फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा ये लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। तो पूरी तरह से हम लोग इसको समझेंगे, पूरा निचोड़ से समझेंगे। हम लोग इसका निचोड़ निकालेंगे, बाद से खाली इसका निकाल लेंगे और समझेंगे कि क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग समझते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। हम बात करें सबसे पहले कि फोर्स होता क्या है। फोर्स अगर हमें पढ़ना हो फोर्स, तो उसके लिए हमें क्या क्या आना ज़रूरी है। ये अगर हम बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ने के लिए हमें क्या क्या आना ज़रूरी है। सेंट्रीपिटल फोर्स हटा देते हैं, फोर्स पढ़ने के लिए हमें क्या ज़रूरी होता है। तो फोर्स पढ़ने के लिए हमें ज़रूरी होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पढ़ने के लिए हमें ज़रूरी होता है वेलोसिटी। क्या ज़रूरी होती है, वेलोसिटी। उसके बाद वेलोसिटी पढ़ने के लिए हमें ज़रूरी होती है स्पीड। क्या ज़रूरी होती है, स्पीड। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि फोर्स हम लोग तो पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग एक्सेलरेशन भी पढ़ेंगे, वेलोसिटी भी पढ़ेंगे, स्पीड भी पढ़ेंगे। आप तो कहोगे ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है, फिर अभी क्यों पढ़ेंगे। लेकिन हमने ये लीनियर के लिए पढ़ा है, हम लोग यहाँ पे अभी एंगुलर पढ़ेंगे। एंगुलर पढ़ेंगे यानी कि एंगल के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कहने का मतलब होता है सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल, ये केंद्र की ओर लगता है एक सर्कल में। ठीक है, हम लोग एक सर्कल की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे पहले स्पीड जानेंगे कि क्या होता है नॉर्मल स्पीड यानी कि लीनियर स्पीड क्या होता है, फिर एंगुलर स्पीड क्या होता है, फिर हम लोग वेलोसिटी देखेंगे कि लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन देखेंगे लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है और हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर हम लोग फोर्स देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आज के वीडियो को तब यहीं पे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड क्या होता है। स्पीड कहने का मतलब होता है कि चाल क्या होता है। तो चाल अगर हम बात करें नॉर्मल चाल की, जैसे कि हम लोग बिंदु ए से बिंदु बी तक जाएंगे, बिंदु ए से बिंदु बी तक जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे एस डिस्टेंस तय करेंगे और टाइम यहाँ पे अगर टी लगाते हैं तो हमारा इस चाल के लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है, तो वो दूरी बटे समय हो जाता है। दूरी बटे समय यानी कि हमारा फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आता है कि v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ये हमारा दूरी बटे समय हम लोग चाल के लिए फॉर्मूला निकालते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे टॉपिक की बात करें कि क्या हो जाएगा हमारा एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा। एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा, यानी कि कोणीय चाल क्या हो जाएगा। ये तो हमने देखा, ये लीनियर चाल आप बोल सकते हैं, ये हमारा रेखीय चाल है, लीनियर चाल है। तो हम लोग यहाँ पे एंगुलर स्पीड कोणीय चाल क्या होगा वो समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक सर्कल पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सर्कल ये हमारा है, इस सर्कल पे अगर मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे केंद्र से आर डिस्टेंस है ये ओ, और यहाँ पे हम बात करते हैं पी से क्यू तक हमें जाना है। इस बिंदु पी से बिंदु क्यू तक हमें जाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा डिस्टेंस हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे थीटा एंगल हम लोग बनाएंगे इस सेंटर पे। तो हमने क्या कहा कि इस सर्कल का जो हम लोग है वो बिंदु P से बिंदु Q तक जाएंगे और डिस्टेंस हम लोग तय करेंगे। मान लेते हैं कि DS डिस्टेंस हम लोग तय करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एंगल जो ड्रॉ करते हैं वो थीटा ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस एंगुलर स्पीड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंगुलर स्पीड को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं और कोणीय चाल का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा एंगल अपॉन टाइम हो जाता है। एंगल अपॉन टाइम हो जाता है, यानी कि अगर इसका हम लोग फॉर्मूला निकालें तो क्या निकल जाएगा, इसका फॉर्मूला हमारा ओमेगा इज इक्वल टू एंगल हमारा यहाँ पे थीटा बन रहा है, हम लोग यहाँ पे डी थीटा भी लें तो चलेगा, हम लोग यहाँ पे थीटा लेंगे और यहाँ पे टाइम हम लोग टी ले लेते हैं, हमारा यहाँ पे टाइम टी लग गया है। तो ये हमारा एक फार्मूला हो जाता है एंगुलर स्पीड के लिए। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें कि हम इस सर्कल में पूरा एक राउंड लेके घूम के आएँ, एकदम मस्ती करके आएँ, एकदम चारों तरफ से घूम घाम के आएँ, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, तो हमारा ये क्या हो जाता है। अगर हम बात करें एक सर्कल की पूरा राउंड हम लोग लगा लेते हैं तो कितना एंगल बनता है आप बताएंगे, और कमेंट तो आज करना ही है कि ये क्या होता है, 360 डिग्री होता है या नहीं होता है। यानी कि हम लोग जब फुल राउंड घूमेंगे तो इसके लिए हम लोग थीटा की वैल्यू 360 डिग्री लेंगे। कहने का मतलब होता है कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बटे टाइम टी जो लगेगा, क्योंकि
हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि हम यहाँ पे फुल राउंड, एक फुल राउंड लेके आएंगे तब ये होगा। कब होगा ये? फुल राउंड। हम लोग यहाँ पे फुल राउंड जब लेके आएंगे तो हमारा ये निकल के आएगा ओमेगा इज इक्वल टू 360 डिग्री बटे टी। लेकिन अगर हम बात करें तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 डिग्री को हम 2 पाई लिख सकते हैं और टाइम टी। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन के आया कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताएंगे, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने समझा क्या, स्पीड और एंगुलर स्पीड हमने देखा। एंगुलर स्पीड क्या होता है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंगुलर स्पीड क्या होता है? एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू एंगल अपॉन टाइम होता है। एंगल यहाँ पे थीटा बना है तो हमने यहाँ पे लिखा थीटा, और टाइम हमने यहाँ पे माना कि टी लगा हुआ है, यहाँ पे टाइम टी लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे कि टी लेंगे। उसके बाद अगर हम एक पूरा सर्कल घूम जाते हैं तो थीटा की जो वैल्यू है वो 360 डिग्री हो जाती है, और 360 डिग्री को हम 2 पाई लिख सकते हैं रेडियन में, ठीक है। तो हमने वहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी कर दिया, इसलिए ये हमारा एक फॉर्मूला बन के आया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, हमने 2 टॉपिक चर्चा कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या होता है वेलोसिटी। हम लोग वेलोसिटी को समझेंगे। वेलोसिटी क्योंकि हमने स्पीड पढ़ा तो अब वेलोसिटी हम लोग जानेंगे ही स्पीड पढ़ने के बाद। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा ये स्पीड क्या है। स्पीड हमने देखा तो अब हम लोग वेलोसिटी को देखेंगे कि वेलोसिटी यानी कि वेग जिसे हिंदी में कहते हैं, ये क्या होता है। तो ये हमने पढ़ा था कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा वेलोसिटी हो जाता है, यानी कि v इज इक्वल टू क्या होता है तो v इज इक्वल टू ds अपॉन dt होता है। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताएंगे कि हम लोग यहाँ पे dv भी लिखते थे कि dv इज इक्वल टू ds बाई dt होता था जब हम लोग वेलोसिटी निकालते थे। तो वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग केवल यही वेलोसिटी थोड़ी पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं एंगुलर वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी। तो बात करते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की। ये वेलोसिटी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि हम लोग इसको थोड़ी देर बाद यूज करेंगे इस वेलोसिटी को, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसको हम लोग यहाँ पे v भी बोल सकते हैं, v वेक्टर होता है, लेकिन ये v वेक्टर होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। हमारा चौथा टॉपिक क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। बात करें हम एंगुलर वेलोसिटी की, चौथा टॉपिक क्या हो जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी? कोणीय वेग क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे P से Q तक गए, ठीक है। कितना डिस्टेंस तय किया? ds तय किया। एंगल कितना बना तो d थीटा बना। कितना बना? d थीटा बना। और इसकी जो त्रिज्या है वो r है, तो ये भी r ही होगी। r है तो r ही होगी, दोनों होगी। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे इस एंगल का वैल्यू निकालेंगे। तो एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे? तो हम क्या जानते हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क, क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। बताओ ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने या नहीं पढ़ा है? ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बात करें एंगल की तो एंगल यहाँ पे हमने रखा है डी थीटा, और बात करें आर्क तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो ds हमने ले रखा है, तो ds हो जाएगा। वहीं पे टाइम बोले तो टाइम हमारा यहाँ पे आर्क हम लोग लेंगे, तो आर्क हमारा क्या है तो r है। बताओ यहाँ पे किसी को दिक्कत है? हमने यहाँ पे क्या कहा कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। और आर्क हमारा क्या है ds है, और r क्या है तो वो हमारा रेडियस है। फिर हमने एंगल बोला तो d थीटा है, ये किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ को, दोनों साइड को हम लोग डिवाइड करते हैं dt से। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाय dt बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड को हम लोग dt से डिवाइड करते हैं। दोनों साइड को dt से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा d थीटा अपॉन dt, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/r इंटू ds बाय dt। चलिए यहाँ पे किसी को दिक्कत हुआ कि ये 1/r क्यों आ गया इधर, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको तो हम लिख भी सकते हैं 1/r, हम लोग इसका साइड कर लेंगे और ds बाई dt हम लोग कर देंगे। चलिए अभी थोड़ी देर पहले हमने आप लोगों को क्या बताया कि d थीटा अपॉन dt क्या होता है तो ओमेगा होता है, एंगुलर स्पीड होता है। ये हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया।
एंड यहीं पे हम लोग बात करेंगे ds/dt क्या होता है, ds/dt। ds/dt क्या होता है, थोड़ी देर पहले हमने आप लोगों को रिवाइज भी कराया क्या होता है ds/dt। तो ये हमारा वेलोसिटी हो जाता है। अगर हम लोग इस ओमेगा को यहाँ पे रख दें और इस वेलोसिटी v को यहाँ पे रख दें तो हमारा कुछ इस प्रकार से निकल के आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1/r इंटू v निकल के आएगा। ये निकल के आएगा। चलिए अब हम लोग इसी को सिंपल लिख लेते हैं, जो हमारा आना चाहिए फॉर्मूला। इसको हम लोग v इज इक्वल टू r ओमेगा लिख सकते हैं, हाँ या ना, कमेंट करेंगे हाँ या ना, लिख सकते हैं हाँ या ना, क्योंकि हमने यहाँ पे v को रखा, r को इधर लाके गुणा कर दिया तो v इज इक्वल टू ओमेगा और ये r आ गया तो ओमेगा r हो गया। और ये हमारा फॉर्मूला निकल गया किस चीज़ का, तो एंगुलर वेलोसिटी का। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकला, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या समझा, 4 टॉपिक हमने समझा कि स्पीड क्या होता है, एंगुलर स्पीड क्या होता है, फिर हमने वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, दोनों को हम रिलेट करते जा रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं, अगर हमने वेलोसिटी पढ़ा तो एक्सेलरेशन भी तो होगा कुछ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, या फिर आप कह दें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है। अभिकेंद्रीय त्वरण हम लोग समझेंगे, उसके बाद हमारा ये लास्ट बचेगा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने से पहले हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है ये समझते हैं। अभी चलिए हम लोग बात करते हैं, कुछ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि ये सर्कल है, सर्कुलर पाथ पे हम लोग गमन करेंगे, ठीक है। ये क्या है, तो ये हमारा सर्कुलर पाथ है। अब ये सर्कुलर पाथ है, हम मान लेते हैं कि यहाँ से जो डिस्टेंस है वो r है। r डिस्टेंस पे यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है जो कि चलना प्राप्त करती है। इधर चलना अगर स्टार्ट करेगी, ये इधर चलती है, ठीक है, इधर से राउंड लगा रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो होगा क्या, इसका वेलोसिटी इधर होगा, इसका वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, इसका डायरेक्शन भी होगा और इधर SL इसका जो होगा वो वेलोसिटी होगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इस बिंदु P पे है और वो सर्कुलर पाथ में गमन कर रही है तो उसमें एक एक्सेलरेशन जो है वो इस रेडियस की ओर लगेगा, एलोंग रेडियस एक एक्सेलरेशन कार्य करेगा और इसी एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। समझना ध्यान से, क्या होगा कि जब इस सर्कुलर पाथ पे कोई भी ऑब्जेक्ट गमन करेगा, इस सर्कुलर पाथ पर चलेगा, तो होगा क्या, उसका वेलोसिटी उधर होगा, इसका वेलोसिटी उधर होगा, लेकिन इसका जो होगा एक्सेलरेशन वो सेंटर की ओर होगा और इसी को हम लोग अभिकेंद्री त्वरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे अभी का मतलब होता है की ओर और केंद्रीय का मतलब होता है केंद्र की ओर और त्वरण का मतलब तो होता है एक्सेलरेशन त्वरण, यानी कि केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। तो डेफिनेशन यहीं पे छपा हुआ है, क्या है, केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण क्या कहलाएगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाएगा। अभी मान लेते हैं कि ये वस्तु यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, ये बिंदु Q पे आ जाता है, ये तो R ही रहेगा, ये चेंज होने वाला है नहीं, यहाँ पे d थीटा ये तय कर लेता है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका जो वेलोसिटी है वो इधर हो जाएगा, ये हमारा v2 हो जाएगा, इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। लेकिन जो भी हो, इस v1 और v2 का जो मान होगा वो बराबर होगा, भले ही डायरेक्शन अलग है। यानी कि हम कहेंगे कि v1 का जो होगा परिमाप वो v2 दोनों का बराबर होगा, किसके बराबर होगा, v के बराबर होगा। यानी कि v1 और v2 का जो मेजरमेंट होगा, माप होगा, वो क्या होगा, तो दोनों का बराबर होगा, v के बराबर होगा। कुछ बातें हैं वो नोट करेंगे। चलिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे देखेंगे तो जब P पे था और ये चल के Q पे आया तो इसने एक d थीटा क्या तय किया, d थीटा एंगल तय किया। और यहाँ पे इसने देखेंगे तो ds डिस्टेंस भी तय किया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ds है, हुआ, ये समझ में आया। चलिए अब हम लोग इसके लिए डेफिनेशन बनाते हैं। डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन अ बॉडी गोज थ्रू अ सर्कुलर पाथ
a circular path its act upon by an acceleration towards the radius। यानी कि जब कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे गमन करेगा तो क्या होगा, ये एक एसेलरेशन जो है वो सर्कुलर पाथ में जब गमन करेगा तो एसेलरेशन टूवर्ड्स द सर्कल रेडियस, यानी कि रेडियस के अलोंग एक एसेलरेशन कार्य करेगा। और दिस एसेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एसेलरेशन। और यही त्वरण जो है वो अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाएगा। कहने का मतलब क्या था वो आपने समझा, यानी कि व्हेन अ बॉडी, या फिर हम लिख सकते हैं व्हेन अ ऑब्जेक्ट गोज थ्रू अ सर्कुलर पाथ इट्स act upon by an acceleration towards the radius, and this acceleration is called centripetal acceleration। यानी कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में गमन करती है तो उसका जो है एक से इसके ओर, रेडियस की ओर, यानी कि त्रिज्या की ओर एक एसेलरेशन कार्य करती है, और यही एसेलरेशन अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाती है, एसेलरेशन कहलाती है, सेंट्रीपिटल एसेलरेशन। ये तो था डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के नीचे ये आपको चित्र बनाना है, ठीक है। ये चित्र बनाने के बाद चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग अब यहाँ पे क्या लिखेंगे वो समझेंगे। अगर यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आपको एक त्रिभुज, ट्रायंगल देखने को मिलेगा। इसमें आपको एक ट्रायंगल देखने को मिलेगा। ट्रायंगल कौन सा, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल देखने को मिलेगा जो कि डी थीटा एंगल बनाए हुए है। कौन सा ट्रायंगल, तो आप देखेंगे कौन सा ट्रायंगल, तो आप देखेंगे यहाँ पे OPQ, ये DS है, ये R है, ये R है। अभी इस ट्रायंगल पे ज़रा ध्यान देंगे। ये ट्रायंगल OPQ जो कि यहाँ पे DS है और यहाँ पे D थीटा है, और इसका जो रेडियस है वो R है। अगर आपने ये समझा तो आई थिंक समझ गए होंगे जो भी मैंने बताया। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल को हमने लिया, और यहाँ पे एक और ट्रायंगल आप देखेंगे। ये जो हमारा वेलोसिटी है उसको अगर हम देखें तो ये हमारा वेलोसिटी कैसे है, तो ये हमारा वेलोसिटी ये v2 है, ये v2 है, और ये हमारा वेलोसिटी जो है वो v1 है, वो ऐसे है, v1 है, ये v1 है। तो आपने वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा, हम इसको उठा के यहाँ पे लगा देते हैं, इसको उठा के यहाँ पे लगा देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इसका ये v1 हो जाएगा, ठीक है, ये v1 हो जाएगा। अब हम लोग वेक्टर एडिशन से करते क्या है, तो वेक्टर एडिशन से इस प्रकार से हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये हमारा dv निकल के आएगा। चलिए यहाँ पे आपने क्या देखा कि वेक्टर एडिशन हमने पढ़ाया हुआ था आप लोगों को। अगर आपने नहीं देखा है तो वेक्टर एडिशन का देख सकते हैं वीडियो। अब ये एंगल जो है ये भी डी थीटा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं हमने क्या कहा कि ये जो हमारा ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, दोनों काम वेक्टर एडिशन करेंगे तो वेक्टर एडिशन करने के बाद ये डी भी निकल के आएगा। अब हम लोग इन दोनों ट्रायंगल पे देखेंगे तो दोनों ट्रायंगल POQ ये सिमिलर होगा किसके, तो ये सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, तो XYZ के। तो XYZ दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो आप कैसे जानेंगे कि ये दोनों सिमिलर हैं? अभी देखिए इसका डी थीटा और इसका डी थीटा जो है दोनों का वैल्यू बराबर है। अभी हम मान लेते हैं कि इस डी थीटा का जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है। अगर इसका वैल्यू 60 डिग्री है तो आप जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। उसी प्रकार ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं ए समरूपता कसौटी से एंगल जो है वो इक्वलिटी से हम लोग कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। अगर ये दोनों एक दूसरे के त्रिभुज सिमिलर है तो हम ये कह सकते हैं इसका जो है PQ बटे PO ले लेते हैं, ये बराबर होगा किसके, तो XY/YZ के, ये बराबर होगा दोनों। आपने
ये 10th क्लास में पढ़ा हुआ होगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखें तो OP का वैल्यू DS है, इसका वैल्यू R है। उसी प्रकार इसका वैल्यू देखें तो DV है, इसका वैल्यू देखें तो V है, क्योंकि V1 V2 दोनों तो V के बराबर ही है, V के बराबर ही है। चलिए यहाँ तक आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये पहले बताएंगे। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। ये आपने चित्र बना लिया, ये चित्र बना लिया आपने। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इस चित्र को मिटा देते हैं, ठीक है। ये हम मिटा देते हैं। अभी हमने क्या देखा कि इस ट्रायंगल पे बात करेंगे तो PQ का वैल्यू DS है और PO या फिर OP का वैल्यू R है। उसके बाद हम लोग XY की वैल्यू देखें तो ये DV है और ये जो हमारा है YZ है वो V है, क्योंकि V1 V2 ये किसके बराबर है तो V के बराबर है। चलिए अब यहाँ पे देखें तो अब हम लोग इसको करेंगे क्या, डिवाइड बोथ साइड्स बाय dt। दोनों साइड को हम लोग dt से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा ये क्या निकल के आता है 1/r ds/dt इज इक्वल टू 1/v dv/dt। अभी चलिए यहाँ पे आप बताइए कि ds/dt क्या होता है, तो 1/r ds/dt v होता है और 1/v और ये dv/dt क्या होता है तो a होता है, यानी कि एक्सेलरेशन होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन कौन सा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसीलिए हम लोग लिखेंगे इसको c सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे चूँकि ds/dt बराबर v होता है एंड यहाँ पे क्या होता है dv/dt बराबर a होता है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे a हमने छोटा सा c नीचे लगा दिया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए। अभी आप देखेंगे तो हम लोग इस v को यहाँ पे लाते हैं तो होगा क्या, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v का स्क्वायर अपॉन r, v का स्क्वायर अपॉन r। ये हो जाएगा हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। यहाँ तक में अगर किसी को दिक्कत हो तो बताएंगे, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमने समझा। अभी इसको हम लोग इरेज करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आते तो एक बार दोबारा आप पीछे करके देख लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी देखिए ये जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो निकल के आया v का स्क्वायर बाय r, ये निकल के आया, ये निकल का है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये आया। इसके नीचे अब हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। हमने आपको बताया है कि v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, थोड़ी देर पहले बताया। अब इस v को हम लोग यहाँ पे रखें तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा बाय r। ये होगा, हम लोग इस v के जगह पे v का वैल्यू रखेंगे तो एक r से एक r पार, हमारे पास बचा क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r ओमेगा, यानी कि ये दो फॉर्मूला हमारा आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए। तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है वो समझेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोगों को नोट करनी है। नोट करने के बाद हम लोग अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। तो लास्ट टॉपिक है हमारा, ये कह सकते हैं 6th टॉपिक, आज का ये 6वां टॉपिक है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। बात करें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो यहाँ पे हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे, द फोर्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभिकेंद्रीय त्वरण के कारण उत्पन्न बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय त्वरण के कारण उत्पन्न बल को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल यानी कि हमने क्या कहा कि अभिकेंद्रीय त्वरण के कारण उत्पन्न
उत्पन्न बल को हम लोग क्या कहते हैं, तो अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल हम क्या जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। F इज इक्वल टू ma होता है, लेकिन a यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं कि वी नो F इज इक्वल टू वी नो दैट F इज इक्वल टू ma होता है। लेकिन यहीं पे हम लोग बात करेंगे फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए बात करें तो एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू MAC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया। लेकिन हम यहाँ पे क्या अभी थोड़ी देर पहले पढ़े कि एक्सेलरेशन क्या होता है, तो ये हो जाता है क्या, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि v का स्क्वायर अपॉन r हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चूँकि v का स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि FC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस a के जगह पे मान रखेंगे तो m v का स्क्वायर अपॉन r। ये हमारा एक फोर्स का जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला निकल के आया। लेकिन वहीं पे हमने और क्या पढ़ा कि एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो r ओमेगा स्क्वायर v था। इसीलिए हम यहाँ पे से कह सकते हैं FC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन की जगह पे रखेंगे तो m r ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया। अभी बात करते हैं कि ये जो फोर्स है वो कार्य कहाँ पे करता है। पहले ये बताइए कि ये फोर्स कार्य कहाँ पे पड़ता है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कुछ एग्जाम्पल तो समझ में आना चाहिए ना। ये आप नोट करेंगे, ये हमने क्या बताया, ये आप नोट करेंगे, फिर हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं कि इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ पे यूज होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे यूज होता है। अभी देखिए ये हमारा एक सर्कल बना, ठीक है, ये सर्कल है। अभी देखिए यहाँ पे जो है ये एक P बिंदु हमने लिया था, यहाँ से वेलोसिटी v1 है, इस एक्सेलरेशन जो है वो इधर लगेगा, यहाँ पे O मान लेते हैं। चलिए ये है एक्सेलरेशन। अभी आपने कभी अगर ऐसे घुमाने वाला एक मिलता था बचपन में, जो डुक 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 करता था, वो अगर आपने लिया होगा तो उसमें आपने देखा होगा ये घूमता है। या फिर आप क्या करेंगे, अपने पेन में बांधेंगे, इसमें थोड़ा सा एक कुछ रस्सी टाइप का बांधेंगे और कुछ उसमें बांध के घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि ये घूमेगा। ठीक है, जब तक घुमाएंगे ये घूमेगा, ठीक है, घूमेगा तो ये जो है दूर जाना चाहेगा, इस वेलोसिटी के कारण दूर जाना चाहेगा। लेकिन अब जैसे धीरे धीरे इसको छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आना खोज जाएगा। यानी कि जब हम लोग इसको घुमाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा, वो घुमाएंगे तो इसको ऐसे राउंड करेगा, लेकिन जैसे ही छोड़ देंगे धीरे धीरे ये आके यहाँ पे चिपक जाएगा। यानी कि हुआ क्या, तो रेडियस की ओर ये आके सट गया। मान लेते हैं कि ये देखिए ये ऐसे है, हम लोग घुमा रहे हैं तो बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा, घूमते ऐसे रेडियस के पास, यानी रेडियस के करीब आने लगेगा। यानी कि रेडियस इसको क्या करता है, रेडियस की ओर एक एक्सेलरेशन फोर्स कार्य करता है। चलिए ये आपको समझ में आया होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। अभिकेंद्रीय बल यहाँ पे कार्य करता है। और कहाँ पे कार्य करता है एक्सेलरेशन, ये वाला जो फोर्स है वो कहाँ पे कार्य करता है। आपने कभी अगर देखा हो तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा जो है ये मोड़ है, सड़क ऐसा सड़क तो कहीं देखा होगा। अभी बाइक से ये जा रहा है, ठीक है, ये बाइक से जो जाता है, यहाँ पे बाइक से जा रहा है, इधर से बाइक से जा रहा है, तो यहाँ पे भी ये फोर्स कार्य करता है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जब बाइक जाता है, ये देखिए बाइक को ऐसे रहना चाहिए, लेकिन बाइक ऐसे हो जाता है, इधर थोड़ा सा इधर टर्न करके इधर आता है। तो यहाँ पे भी कैसा फोर्स करता है, देखिए इधर टर्न होता है नीचे की ओर। देखिए बाइक ये बाइक है तो बाइक को तो सीधा जाना चाहिए ना, बाइक सीधा नहीं जाएगा। बाइक जाएगा कैसे, यहाँ से जाएगा, इसको थोड़ा सा टर्न होगा, ऐसे नीचे थोड़ा नीचे झुक जाता है, ऐसे नीचे झुक के जाता है। क्यों ऐसा होता है, तो ये सेंटर की ओर इधर इसका, ये अगर मान लेते हैं सर्कल का पार्ट है तो इसका सेंटर तो कहीं होगा ना, तो इसका जो सेंटर है वो उधर, गाड़ी इधर धीरे धीरे गाड़ी थोड़ा इधर नीचे डाउन होता है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई थिंक आप लोगों को मैंने क्या समझाया, 6 टॉपिक आप लोगों को समझाया, तो 6 टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऑथेंटिकेट
वीडियो के लिए। एक नए वीडियो के लिए हम लोग मिलेंगे, नया वीडियो उसमें होगा, नया चैप्टर होगा, एक नया यूनिट होगा, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।